हेलो बच्चों, सो वेलकम वंस अगेन। और जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, आईएनजेएसओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर राजीव चंदन और यहाँ पे आपके लिए लेकर के आ गया हूं बेटा आईएनजेएसओ टेस्ट पेपर 2021 के जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस 2021 में जो आईएनजेएसओ हुआ था उस पेपर के अंदर जो भी जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेट अस बिगिन बेटा। तो देखो, जूलॉजी में बेटा यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड एंड 16 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर वाज फ्रॉम जूलॉजी। एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बेटा न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपने 11th क्लास की सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो उसी से ये क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पहले कुछ इंफॉर्मेशन है कि द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। राइट, 2 पार्ट्स हैं इसके। बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स कंट्रोल द सेम ग्रुप ऑफ बॉडी फंक्शंस। राइट, दोनों सेम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो इनके इफेक्ट होते हैं दे आर ऑपोजिट इफेक्ट्स। राइट, अब देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी मतलब फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। राइट, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करता है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट, और बॉडी को जिसने इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो बॉडी प्रिपेयर हुई थी, जो एक्टिविटीज बढ़ी थी, उनको वापस कम करके नॉर्मल पे लाता है, यानी कि रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोज डाउन मेनी हाई एनर्जी फंक्शंस। ठीक है बेटा, अब देख लो होता क्या है। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ बता देता हूं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है और कुछ ऐसा करता है ताकि हम इस इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में अपनी जान बचा सके। राइट, जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में अचानक से सांप दिख गया, मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, सांप अगर बाइट कर लेगा, स्नेक बाइट होगा तो मैं मर सकता हूँ। तो उससे बचने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, मेरे मसल्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ताकि मैं जल्दी से वहां भाग सकूं, तेजी से भाग सकूं। तो भागने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, उसके लिए मेरे हार्ट बीट को बढ़ना पड़ेगा, मेरी ब्रीदिंग रेट को बढ़ना पड़ेगा। राइट, तो ये सारा काम जो है मेरे ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, मेरे बॉडी फंक्शंस को बढ़ाना है, मसल फंक्शन को बढ़ाना है, हार्ट रेट को बढ़ाना है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है, ये सारा काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ताकि मैं वहां से जल्दी से भाग करके अपनी जान बचा सकूं। बात समझ में आ रहा है? या फिर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, तो लड़ाई करने के लिए भी बहुत सारा मस्कुलर एक्टिविटी चाहिए होता है, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होता है। उसके लिए भी हमारी बॉडी को प्रिपेयर कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट, और जब ये सिचुएशन ओवर हो जाए, जैसे मान लो सांप से मैं काफी दूर चला गया, लड़ाई खत्म हो गई, तो वापस से मेरा जो बढ़ा हुआ फंक्शन है, बढ़ा हुआ हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब नॉर्मल पे लाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है जी बेटा, ये ब्रीफ आइडिया आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवॉलंटरी इफेक्ट्स इन द बॉडी आर ब्रॉट अबाउट बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। अब देखो बेटा, अगर मान लो कि मुझे बिल्कुल जान बचाने के लिए तेजी से भागना है, तो मस्कुलर एक्टिविटी बढ़नी है। राइट, मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाना है हमें। बेटा ब्लड तो हमारी बॉडी में फिक्स ही क्वांटिटी में है ना, 5 लीटर्स के आसपास। तो मसल में एक्स्ट्रा ब्लड जो जाना है वो ब्लड कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड फ्लो कम कर देता है, और वो जो जितना ब्लड फ्लो एलिमेंट्री कनाल में कम होगा वो कहाँ चला जाएगा? मेरे मसल्स को। बात समझ में आ रही है? ताकि मेरे मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिले और मैं तेजी से वहां भाग के अपनी जान बचा सकूं। बात समझ में आ रही है? तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो कम हो चुका है। लेकिन मेरे मस्कुलर एक्टिविटी की जो मस्कुलर सिस्टम है या स्केलेटल सिस्टम है, उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है।
हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्लियर है जी? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? अब देखो, तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे इनवॉलेंट्री इफेक्ट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस करता है जिसकी वजह से फ्लाइट और फाइट सिचुएशन हो पाती है, राइट? अब देखो, इंक्रीज्ड सलाइवेशन, बेटा अभी मैंने बोला कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड फ्लो कम जाएगा, यानी कि सलिवरी ग्लैंड को भी ब्लड फ्लो कम होगा, तो सलाइवा का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज्ड सलाइवेशन, नहीं बेटा, सलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड डाइजेशन, बेटा अगर एलिमेंट्री कनाल को या डाइजेस्टिव सिस्टम को कम ब्लड मिल रहा है तो डाइजेशन कम होगी। बात समझ में आ रहा है? बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज्ड डाइजेशन भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा। लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, देखो बेटा बाउल बोलते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और जो रेक्टम का मूवमेंट है या जो हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर का मूवमेंट है, राइट, दैट इज कॉल्ड बाउल मूवमेंट, राइट। और ब्लैडर कंट्रोल मतलब हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर की। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तब ब्लड फ्लो कम हो चुका है मेरे एलिमेंट्री कनाल को, इसकी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट पे से कंट्रोल भी कम हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर पे भी जो हमारा कंट्रोल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से देखना बहुत डर के सिचुएशन में या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में कई बार जो एनिमल्स हैं वो तुरंत यूरिनेट कर देते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर डेफिकेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाउल मूवमेंट और ब्लैडर कंट्रोल जो है वो हमारे बस में नहीं है, द कंट्रोल हैज बीन लॉस्ट। तो लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल बिल्कुल होता है बेटा, सही बात है ये। बॉडी शिवरिंग, यस, इमरजेंसी सिचुएशन में हम कांपने भी लगते हैं कई बार डर के मारे, दैट इज बॉडी शिवरिंग, ये भी हो रही है। क्राइंग, नहीं बेटा क्राइंग नहीं होता, फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में क्राइंग नहीं आती है। प्यूपिल डायलेशन, बिल्कुल बेटा प्यूपिल भी डायलेट हो जाते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करेगा तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन एलिमेंट्री कनाल का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सलेवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा, ड्राई माउथ होने लगता है, पेरिस्टालसिस कम हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा कुछ बिल्कुल होता है बेटा। तो इनमें से क्या क्या होता है? तो देखो, थर्ड होता है, फोर्थ होता है और सिक्स्थ भी होता है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ नहीं होता है। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? देखो जरा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ होगा, यानी कि ए ऑप्शन तो सही नहीं है। इसमें बी ऑप्शन में भी फर्स्ट है, ये भी नहीं होगा। थर्ड और फिफ्थ भी नहीं होगा। क्या होता है बेटा? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। सो आंसर इज सी। ठीक है बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, it leads to body shivering, pupil dilation, heart rate increase, breathing rate increase, temperature production increase. Clear है? Okay बेटा, so answer will be C. बात समझ में आ रही है? वैसे इस चीज को हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, जो भी हमारा NSCJS के बैचेस हैं या जो वर्कशॉप्स हैं उनमें हम लोगों ने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रखा था, इनका फंक्शन हमने देखा था, राइट। वहां पे पूरी एक हमने चार्ट देखी थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस किस एक्टिविटी को बढ़ाता है और किस किस बॉडी फंक्शन को कम करता है। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी हमने ये एक्सरसाइज की थी। ओके ग्रेट, चलो जी, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जब एक आदमी एक्सरसाइज करना चालू करता है तो मेनी बॉडी पैरामीटर्स चेंजेस फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट कंडीशन है उससे कुछ फंक्शंस चेंज होते हैं, राइट। द ट्रेंड ऑफ टू सच पैरामीटर्स, अब कौन से पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा है, ये हमें पता चलेगा ऑप्शंस से। ओके बस अभी पढ़ते हैं। द ट्रेंड इन टू सच पैरामीटर्स आर शोन इन द ग्राफ ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ एक्सरसाइज। इनिशियल फेज ऑफ एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करना चालू कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, नॉट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, स्टार्टिंग में जब आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बीच की बात नहीं कर रहे हैं, एंड की बात नहीं कर रहे हैं, इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं। ओके और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दो ग्राफ आपको दिख रहा है, एक है P जो कि स्ट्रेट लाइन है और दूसरा है Q जो कि डिक्रीजिंग स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन है। यस अब पूछ रहा है P और Q मोस्ट लाइकली क्या है।
अब ये P और Q किस बॉडी फंक्शन की बात कर रहा है ये हमें नहीं बताया है क्वेश्चन ने, तो ऑप्शन देखते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन ए, P में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन वेन, और Q बोल रहा है ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी। सिमिलरली P में, बी ऑप्शन में बोल रहा है P ब्रीदिंग रेट, और C बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन आर्टरी। सी ऑप्शन में बोल रहा है P ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी, और Q बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन वेन। यानी कि ऑप्शंस पढ़ते ही हमें एक आइडिया लग रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल्स। जो दो पैरामीटर्स है यहाँ पे वो क्या है, O2 एंड CO2 लेवल्स। बात समझ में आ रहा है? या फिर अबाउट द ब्रीदिंग रेट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। प्लीज बेटा समझिए यहाँ पे कि जब भी हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की, नॉर्मल कंडीशन, तो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बेटा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, कितना कैरी करता बेटा, या इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, पॉइंट्स में लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इधर देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन, या इसी को हम बोल दें रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे कैरी होता है बेटा, आर्टरीज से, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आर्टेरियल ब्लड या आर्टरीज। सो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ O2, राइट। इन नॉर्मल कंडीशन जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वेनस ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कैरी होता है, वेन से, राइट। वेनस ब्लड कैरीज 15 ml ऑफ O2। तो समझो आर्टरी जो है वो टिश्यूज के पास 20 ml ब्लड लेके गई, और वेन वहां से वापस कितना लाया, 15 ml, यानी कि टिश्यू को सिर्फ कितना मिला, 5 ml। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ओनली 5 ml of O2 is delivered to tissues by 100 ml of oxygenated blood। ठीक है जी बेटा, दिस इज इन नॉर्मल कंडीशन। जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा बेटा, समझो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, अभी भी कितना कैरी कर रहा है बेटा, 20 ml ऑफ O2, अभी भी उतना ही कैरी कर रहा है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन हो या फिर ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज हो, दोनों समय पे जो हमारे आर्टरीज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दे कैरी ओनली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर देते हैं 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज ओनली 5 ml ऑफ O2, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेनस ब्लड है, वो कितना कैरी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ml। यानी कि 20 ml ब्लड गया था टिश्यूज के पास और वापस कितना आ रहा है, 5 ml। मींस इसने दिया कितना, 15 ml। देखो जरा, इसका मतलब क्या है, 15 ml ऑफ O2 इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज by 100 ml of oxygenated blood। बात समझ में आ रहा है? तो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, क्या हो रहा है, 15 ml, लेकिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन सिर्फ 5 ml ब्लड डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है?
चलो बेटा, अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। प्लीज बेटा समझो, यहाँ देखिए, यानी कि ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज या ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज अगर ज्यादा ऑक्सीजन मेरे टिश्यूज को मिल रहा है तो वो ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, देयरफॉर CO2 प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, देयरफॉर मोर CO2 प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम लोग। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है तो ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा CO2 बनेगा, सो मोर CO2 प्रोडक्शन। ये जो ज्यादा CO2 है इसको बॉडी से जल्दी जल्दी रिमूव भी करना पड़ेगा, इसीलिए ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, देयरफॉर इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज क्यों हो रहा है? ताकि जो एक्सेसिव CO2 बना है उसको हम जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर रिमूव कर सके। बात समझ में आ रही है? अगर इतना चीज आपको पता है देन लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन ने क्या किया है। क्वेश्चन ने बोला ए ऑप्शन में P इज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन वेन। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन वेन एट द इनिशियल फेज ऑफ एक्सरसाइज विल नॉट रिमेन द सेम। ये क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ना बेटा। CO2 का लेवल क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे इन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन को, जो कि गलत है, सो दिस इज रॉन्ग। क्यों बोल रहा है? ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी। ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी जो होता है वो फिजिकल एक्सरसाइज हो या ना हो हमेशा क्या है? सेम 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पे लाइन कैसी है? डिक्रीजिंग लाइन है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो गया ये। देखो बी ऑप्शन बोल रहा है ब्रीदिंग रेट। बेटा ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ एक्सरसाइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जबकि पी क्या है? स्ट्रेट लाइन, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन आर्टरी। बेटा CO2 लेवल इन आर्टरी विल आल्सो रिमेन द सेम, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझ रहे हो? चाहे रेस्टिंग कंडीशन हो या इंटेंस एक्सरसाइज हो, दोनों ही कंडीशन में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दैट विल रिमेन 40 mm, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन बोल रहा है ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी। यस बेटा ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी विल रिमेन सेम 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। और क्यों बोल रहा है CO2 लेवल इन वेन? CO2 लेवल इन वेन विल डिक्रीज, नहीं बेटा CO2 लेवल विल इंक्रीज, ठीक है, वेन में क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो ऑक्सीजन लेवल इन आर्टरी, हाँ जी बेटा सेम रहेगा, फ्लैट लाइन है सीधा। क्यों? ऑक्सीजन लेवल इन वेन, हाँ बेटा ऑक्सीजन लेवल इन वेन पहले कितना था? 15 ml और अब कितना हो जाएगा? 5 ml, तो डिक्रीज करेगा ना, बिल्कुल डिक्रीज करेगा, तो क्यू भी सही है, पी भी सही है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी। क्लियर हो गया बेटा? यस। तो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है ओलंपियाड्स और आपको समझ के पढ़ना होता है इनके लिए, अगर आपने सिर्फ रटा है तो फिर आपको परेशानी होगी। ओके, इसलिए समझ के पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है और फिर उसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी है। ओके ग्रेट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है जूलॉजी सेगमेंट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर पेपर। ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी कम टेस्ट कर रहा है और आपका लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग कैसी है वो चेक कर लेगा। यस, इस क्वेश्चन ने दिया क्या है? इस क्वेश्चन ने आपको कोई भी टेक्स्ट बुक का नॉलेज चेक नहीं किया है, इसने आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप कैसे उस डेटा को समझ रहे हो, आपने उससे क्या मतलब निकाला है, ये चेक कर रहा है। ओके देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। देखो जरा इस क्वेश्चन ने बोला कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट है विच वाज परफॉर्म्ड बाय 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है टॉलमैन और दूसरे का नाम है हॉन्जेक, टॉलमैन एंड हॉन्जेक इन 1930। ओके और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या पढ़ने की कोशिश की?
दे स्टडीड द बिहेवियर ऑफ रैट्स, जो रैट होते हैं, चूहे होते हैं, इनके बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश की इन अ कॉम्प्लेक्स मेज। मेज क्या होता है बेटा? भूल भुलैया। ओके, बेसिकली देखो इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया था टू अंडरस्टैंड कि वेदर रैट्स हैव लर्निंग कैपेबिलिटी और नॉट। ठीक है, कि रैट्स लर्निंग कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो उनकी लर्निंग किस बात पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज समझने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। देखो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या है। सो दे हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ रैट्स इन अ कॉम्प्लेक्स मेज फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज। 17 दिन का एक्सपेरिमेंट है। The rats had to find their way around the maze once every day. तो मेज में डाल दिया और उनको अपना रास्ता ढूंढना था। इस मेज को देखो, इस मेज में क्या किया इन लोगों ने, देखिए इधर ध्यान से। इन्होंने बोला कि ये स्टार्ट साइट है, यहां से चूहे को ऐसे सीधे जाना है, फिर इधर मुड़ना है, फिर ऊपर जाना है, फिर इधर मुड़ना है, फिर ऊपर जाना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि उनको इस रास्ते को फॉलो करके मेज के अंत तक पहुंचना है। क्लियर? अगर कोई चूहा गलत टर्न ले रहा है तो इसको हम एरर मानेंगे। गलत टर्न जितने भी होंगे उसको हम क्या मान लेंगे? एरर। ठीक है, तो मेज के टाइम पे वो कितने एरर्स कर रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब समय के साथ अगर वो एरर्स कम कर रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पे मुड़ रहा है, तो उसकी लर्निंग हो रही है। अगर एरर्स ज्यादा कर रहा है मतलब उसकी लर्निंग उतनी स्लो हो रही है या नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई? तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। द रैट वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो भी रैट्स हैं उनको 3 ग्रुप में इन्होंने पहले डिवाइड कर दिया, जिनको कुछ इस तरीके से ट्रीट किया। देखो ग्रुप 1 में जो भी माउस थे इनको शुरू से लेकर के लास्ट दिन तक, डे 1 टू डे 17 लास्ट तक इन्होंने किया क्या, हर समय जब रैट, इस ग्रुप के रैट्स को वो मेज में डालते थे, एवरी टाइम द रैट रीच्ड द एंड, उसको दे गिव एडिशनल फूड। तो जैसे ही रैट मेज के अंत पे पहुंच जाता था उसको एक्स्ट्रा खाना देते थे। चूहे के लिए खाना क्या है? इट इज अ रिवार्ड। इट इज अ रिवार्ड। तो चूहा क्या करेगा? चूहा जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेगा कि कौन सा रास्ता है जिससे मैं जल्दी से खाना तक पहुंच सकूं, जल्दी से रिवार्ड तक पहुंच सकूं, और इससे वो सीखने की कोशिश करेगा कि कहां कहां कौन सा टर्न लेकर के जाना है। मतलब ही इज हैविंग लर्निंग कैपेसिटी। अगर वो सीख पाएगा तो एक भी गलती नहीं करेगा, एक भी गलत मोड़ नहीं करेगा और सीधा पहुंच जाएगा अप टू द एंड, और वहां पे उसको एडिशनल फूड मिल जाएगा, रिवार्ड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो जी, जो दूसरा ग्रुप था, सेकंड ग्रुप, इसमें हम लोगों ने कुछ और किया। 1 से लेकर के 10 दिन तक जब भी रैट मेज के एंड तक पहुंचते थे तो उसको मेज से बाहर निकाल देते थे, मतलब आजाद कर दिया। अच्छी बात है, आजाद कर दिया मतलब अभी भी पिंजड़े में ही है, लैब के रैट्स हैं, राइट। बस मेज से निकाल करके उनको नॉर्मल पिंजड़े में डाल दिया। डे 11 टू 17 में इन्हीं चूहों को क्या किया, एवरी टाइम दे रीच्ड द एंड, उनको फिर से क्या दिया, एडिशनल फूड, यानी कि इनको भी अब रिवार्ड देने लगे, राइट। यहां पे नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड नहीं दिया, एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया है, राइट। लेकिन डे 11 टू 17 में उनको रिवार्ड देने लगे। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं बेटा। थर्ड ग्रुप में क्या किया, डे 1 टू 17 एवरी टाइम रैट रीच्ड द एंड दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द मेज, यानी कि अगेन नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे साइंटिस्ट उनको क्लोजली देखते रहते थे कि कौन सा चूहा कितना गलत टर्न ले रहा है। हर एक गलत टर्न इज काउंटेड एज 1 एरर। अब देखो द एवरेज नंबर ऑफ एरर्स, कि एक चूहा कितनी गलतियां कर रहा है, राइट, is observed for each group of the rat and is shown in the graph below। तो एक ग्राफ बनाया इन्होंने जिसमें y एक्सिस पे रखा है एवरेज एरर, मतलब कितना एरर कर रहा है उस ग्रुप के चूहे, और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या रखा है, डे 1 से लेकर के 17 तक। इनको क्या मिला देखो जरा सा,
मैं एक एक करके तीनों ग्राफ को जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए मैं येलो लाइन यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। दिस इज दी फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में देखो, हम लोग जो भी फर्स्ट ग्रुप के चूहे थे, याद करो, ये जब भी अपने एंड पे पहुंचते थे, डे 1 से लेकर के डे 17 तक, शुरू से ही जब भी चूहा अंत पे पहुंच रहा था उसको हम एक रिवार्ड दे रहे थे, एडिशनल फूड। समझ में आ रहा है? अब रिवार्ड की वजह से चूहा को एक पर्पस मिल गया है, रास्ता सीखने का। समझ में आ रहा है? तो चूहा जो है वो तुरंत मेमोराइज करना चालू कर रहा है कि किधर किधर से रास्ता है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी एडिशनल फूड तक पहुंच जाऊं, रिवार्ड तक मिल जाए मुझे। समझ में आ रहा है? रिवार्ड तक पहुंच जाऊं। तो इसके लिए ये चूहे जो है वो रास्ता सीखने लगे, मतलब दे हैव द लर्निंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? देखो, पहले चूहे शुरू के दिनों में ज्यादा गलतियां कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उनका एवरेज एरर कम होता जा रहा है, मतलब चूहे सीख पा रहे हैं। द रैट्स हैव द लर्निंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया जी? डे 17 तक आते आते उनका एवरेज एरर वाज ऑलमोस्ट 2, सिर्फ 2 गलतियां कर रहे हैं, लेकिन शुरू में ये 9-10 गलतियां कर रहे थे। बात समझ में आ गई? ग्रुप 2 को देखो जरा सा। ग्रुप 2 को मैं इस कलर से दिखा देता हूं। ग्रुप 2 कुछ ऐसा है, देखिए इधर। ग्रुप 2 देखो, ग्रुप 2 में हम लोगों ने 2 काम किया था। डे 1 टू लेकर के डे 10 तक, यहां तक हमने इनको कोई रिवार्ड नहीं दिया था। इसीलिए देखो अभी भी ये सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी भी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। डे 11 से हमने इनको रिवार्ड देना चालू किया, और डे 11 से देखो देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ एरर्स, यानी कि अब ये तुरंत सीख जा रहे हैं। जैसे ही उनको रिवार्ड मिला, अब वो लर्निंग उनकी फास्ट हो गई है। देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ एरर्स। बात समझ में आ गई? देयर इज अ शार्प फॉल इन द ग्राफ। क्लियर? थर्ड ग्रुप की बात करते हैं बेटा, इसको मैं रेड से कर देता हूं। थर्ड ग्रुप देखो ऐसा है। थर्ड ग्रुप के जो चूहे थे इनको कभी भी हमने कोई रिवार्ड नहीं दिया, तो इसीलिए इन्होंने मेज में लर्निंग तो इनकी हुई है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुई है। अभी भी ये बहुत सारी गलती कर रहे हैं, डे 17 तक भी आते आते ये 7-8 गलतियां कर रहे हैं। मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि चाहे कोई भी रैट हो, 1 2 3 किसी भी ग्रुप का एनिमल हो, वो सीख तो रहे हैं, क्योंकि सब में एवरेज एरर जो है वो डिक्रीज हुआ है। देखो जरा, पहले एवरेज एरर कहां आ रहा था? इधर देखिए बेटा, पहले एवरेज एरर समवेयर यहां था, लेकिन अब एवरेज एरर सबका कम हो गया है। क्लियर है बेटा? यानी कि एवरेज एरर जो है वो डिक्रीज हो रहा है समय के साथ, यानी कि चूहे समय के साथ सीख रहे हैं, इंटेलिजेंस है उनमें, लर्निंग कैपेसिटी है उनमें। ग्रेट। लेकिन अगर हम जरा ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है? इधर देखिए बेटा, ये थर्ड ग्रुप है और ये फर्स्ट और 2 ग्रुप है। यहां पे नो रिवार्ड, और यहां पर इन दोनों ग्रुप में हमने क्या दिया है? रिवार्ड, दैट इज एडिशनल फूड। तो जिस ग्रुप को हमने रिवार्ड दिया है उनमें एरर्स का नंबर कम हो गया है एज कंपेयर टू नो रिवार्ड, यानी कि रिवार्ड देने पे इनकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो रही है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई है? अगर इतनी चीजें आप डिसाइफर कर पा रहे हो इस एक्सपेरिमेंट से, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन 16.1 जो क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि जो भी हमने डाटा दिया है, जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है, इसके बेसिस पर कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो, rats need good nutritional status to perform well in the maze। बेटा, अगर न्यूट्रिशनल फूड की ही बात है तो न्यूट्रिशन तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को बराबर ही दिया है, राइट? तीनों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे रहे थे, पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि सबको प्रॉपर खाना दिया गया है, सब हेल्दी हैं, सबका न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर रखा गया है। लेकिन फिर भी थर्ड ग्रुप ज्यादा एरर कर रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसकी वजह से लर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या है? रैट्स नीड गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस
टू परफॉर्म वेल इन मेज, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है बेटा? फॉल्स। फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो, रिजल्ट शोज कैरेक्टरिस्टिक स्टिमुलस response behavior which is genetically determined and hence not changeable। देखो बेटा, अगर ऐसी बात है कि जो भी आपका लर्निंग है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो चूहे थे सबका रेस्पॉन्स बराबर आना चाहिए था, सब सेम नंबर ऑफ गलती करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड ग्रुप ज्यादा गलती कर रहा है, फर्स्ट और टू कम गलतियां कर रहे हैं। इसका मतलब लर्निंग इज नॉट जेनेटिकली डिफाइंड, क्योंकि है तो तीनों ग्रुप चूहे का ही, सबकी जेनेटिक्स लगभग सेम है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इट इज नॉट जेनेटिकली डिफाइंड। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है बच्चा? देखते चलिए। ठीक है बेटा, अब जरा सा थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सी। द फाइंड ऑफ एंड ऑफ द मेज इज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड एंड नॉट ड्यू टू लर्निंग। बेटा अगर ट्रायल एंड एरर है मतलब ये पूरी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि तीनों ग्रुप को अगेन सेम नंबर ऑफ एरर्स दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है हमें। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ये ट्रायल एंड एरर नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है रिवार्डिंग द रैट्स हैज इंप्रूव्ड द एंड रिजल्ट्स। यस, जिस भी ग्रुप को, ग्रुप 1 और 2 जिसको हम रिवार्ड दे रहे थे, एडिशनल फूड दे रहे थे, एंड पे इनाम दे रहे थे, लास्ट में पुरस्कार दे रहे थे, उनमें एरर कम हो गया था, यानी कि रिवार्डिंग हैज इंप्रूव्ड द एंड रिजल्ट। ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? देयर वाज एक्टिव लर्निंग हैपनिंग इन द रैट्स इन ग्रुप 2 इवन बिफोर डे 11। हाँ जी बेटा, जरा ध्यान से देखो आप। अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप जिसको मैंने दिखाया है इस लाइन से, ग्रीन कलर से, देखो इनमें डे 11 इज दिस वन, 11th डे, इससे पहले भी तो एक्टिव लर्निंग हो ही रही थी ना, क्योंकि पहले एरर का लेवल ये था और अब एरर का लेवल कम हो गया है, तो एक्टिव लर्निंग तो हो ही रही थी बेटा। हाँ, रिवार्ड देने से ये लर्निंग और फास्ट हो गई है, लेकिन लर्निंग तो पहले भी हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। क्लियर है जी बेटा? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। यस, सो दिस वाज 16.1। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भी पार्ट है, दैट इज 16.2, और अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट रिस्पॉन्स कैन बी एक्सपेक्टेड इफ द रैट्स इन द ग्रुप 1 के रैट्स, जिनको शुरू से ही हम क्या दे रहे थे? रिवार्ड, वर केप्ट हंग्री बिफोर द एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट से एक दिन पहले उनको खाना नहीं दिया, भूखे हैं ये, समझ में आ रहा है? जब भूखे हैं तो इनको खाने की और ज्यादा जरूरत है, और इनको मालूम है अगर मेज से हम सही रास्ते से जाएंगे तो जल्दी से जल्दी खाने तक पहुंच सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर एक दिन इसको भूखा रखा गया है एक दिन पहले, तो ये और जल्दी मेज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ये जल्दी जल्दी रास्ता याद करेंगे, यानी कि इनकी लर्निंग और फास्ट होगी। समझो जरा सा, अगर रिवार्ड से लर्निंग हो रही है, समझ रहे हो, तो अगर पहले से पेट भरा हुआ है, उनको खाना ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो जल्दी नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर भूखे हैं तो सीखने की जल्दी कोशिश करेंगे, यानी कि लर्निंग फास्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर एक दिन पहले हंगरी रखा है तो लर्निंग शुड बी स्टीपर, ये हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूजन निकाला है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Assume that all the other condition in the above experimental setup remains the same. Choose the most appropriate option from choices below and justify your choice based on the experimental observation presented above only. Also give reasons for rejecting the other three options. देखो बेटा, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई है कि अगर एक दिन भूखा रखेंगे तो आइडियली उनकी लर्निंग फास्ट होनी चाहिए। यस, तो देखो अगर फास्ट होनी चाहिए लर्निंग, यानी कि अगर हंगरी रखा है तो इस केस में लर्निंग शुड बी फास्ट, और अगर लर्निंग फास्ट है मतलब लेस नंबर ऑफ एरर्स, एरर्स कम होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है?
अगर एरर्स कम होंगे इसका मतलब जो ग्राफ में लाइन है वो और जल्दी फॉल करेगी, नीचे जाएगी। क्लियर है बेटा? ऑप्शन ए क्या लिखा है, ओवरऑल राइज इन लाइन 1 अबव लाइन 3, नहीं बेटा ये तो नहीं होगा, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि इस केस में लर्निंग फास्ट होनी चाहिए और उस केस में लाइन 1 शुड बी बिलो द लाइन 3 नॉट अबव, बिलो जानी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन 3 में जो लाइन 3 है वो ग्रुप 3 के लिए जहां हमने कोई रिवार्ड नहीं दिया है, राइट? ग्रुप 1 को हम रिवार्ड दे रहे हैं तो लर्निंग और फास्टर होनी चाहिए ना, तो इट शुड बी बिलो द लाइन 3। चलो मतलब रिजेक्टेड, दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एरर्स एज द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्स, नहीं बेटा एरर्स में इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरर्स शुड डिक्रीज, एरर्स शुड डिक्रीज, तो ये भी रिजेक्टेड। थर्ड, स्टीपर डिक्रीज इन द लाइन 1 इन लेसर टाइम, यस बेटा बिल्कुल। क्यों? बिकॉज फास्ट लर्निंग हो रही है यहाँ पे, और अगर फास्ट लर्निंग होगी मतलब लेस एरर्स। समझ में आ रहा है? यानी कि लाइन शुड बी फॉलिंग स्टीपर। चलो जी, तो ये बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेड। ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, सही है, एक्सेप्टेड। डी ऑप्शन देखो, सेम रेस्पॉन्स एज लाइन 3 इन द ग्राफ, नहीं बेटा लाइन 3 में तो कोई रिवार्ड नहीं दिया है, ग्रुप 1 में रिवार्ड दे रहे हैं, तो लाइन हमेशा ग्रुप 1 की लाइन हमेशा ग्रुप 3 से नीचे होनी चाहिए, लेस एरर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम, तो ये भी रिजेक्टेड। क्लियर बेटा? तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको लॉजिकली सोच के जवाब देना है। क्लियर हो गया बेटा? सो दिस, बस यही 2 क्वेश्चन थे इसके बेसिस पर बेटा, दैट्स इट। सो दीज वर द 3 questions asked from zoology segment in your INJSO 2021 पेपर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इससे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सोचना होगा, एक आपको डायरेक्शन मिला होगा। ग्रेट, चलो जी, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। एज प्रॉमिस्ड आई विल अगेन कम एंड डिस्कस द नेक्स्ट पेपर, आई मीन द प्रीवियस पेपर 2020 का पेपर, और उसके सॉल्यूशंस लेकर के आऊंगा आप तक। टिल देन पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे देश के भाभी डॉक्टरों, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके INJSO के सॉल्यूशन सीरीज में। हम PW से, मैं अमित कुमार आपका बॉटनी टीचर, और हमारे रजीत सर जूलॉजी के डॉक्टर साहब जो हैं आपके लिए INJSO के सॉल्यूशन सीरीज लेके आए हैं। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो INJSO हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 का है ना, इसमें से मैं हर बार की तरह बॉटनी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रजीत सर आपके लिए जूलॉजी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सर, तो ये देखो जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा बॉटनी में आता है, मतलब कि बायोलॉजी के बॉटनी सेक्शन में आता है। तो आप सबने पुरानी वीडियो भी देख ली होंगी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी की हम सीरीज दे रहे हैं, इनको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फायदा उठाइए सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि आप जो है अपने भाई देखो सीधी सी बात है, आप INJSO क्लियर कर लोगे है ना, उसके बाद आप 11th में जाओगे तो या तो नीट लोगे, मतलब या तो आप बायो लोगे, या आप JEE लोगे, मतलब मैथ लोगे, ये दोनों जगह आपको फायदा देने वाला है। ठीक है ना सर, जो INJSO, NSE, JS वगैरह होते हैं ये दोनों आपको फायदा देने वाले हैं। आपकी जो तैयारी रहने वाली है 12th के लेवल पे, उसमें दोनों तरफ आपको फायदा देंगे, चाहे आप 12th में बायो लो चाहे आप मैथ लो। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं। ठीक है सर, हमारा जो INJSO हमारा 2021 का पेपर है, उसमें जो बायोलॉजी का सेक्शन है, बायोलॉजी के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 ये बॉटनी का क्वेश्चन है। बहुत सरल सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन खुद ही देते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपको बस चाहिए होता है ना, जो कि हम आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए सर, तो ये बोल रहा है कि 4 सैंपल हैं, देयर आर 4 बायोलॉजिकल सैंपल्स। ठीक है सर, 4 बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं और इन सैंपल्स में डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर आपको पहचानना है कि ये क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, वायरस हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक, तो सर पहला जो स्पेसिमन है
उसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जो कि 1000x बड़ा कर सकता है स्पेसिमन को, है ना भाई। माइक्रोस्कोप क्या करते हैं भाई, चीजों को बड़ा कर देते हैं। तो ये लिख रहा है कि 1000x बड़ा कर सकता है एक माइक्रोस्कोप, उससे आप उसको देखते हैं तो आप पाते हैं कि उस पे सेल वॉल तो है पर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सेल वॉल तो है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो सर देखो, इससे हमको आइडिया लग जाता है कि यार सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो कौन हो सकता है, बैक्टीरिया ही हो सकता है ना। कैसे, देखो 5 किंगडम होते हैं भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, 5 किंगडम होते हैं। 5 में से मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, सेल वॉल होती है। तो ये हो सकता है बैक्टीरिया हो, मान लो। अभी हम हो सकता है में बात कर रहे हैं कि सर आप कैसे कह सकते हो कि बैक्टीरिया होगा, क्योंकि देखो फंगस में माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल दोनों होंगी, तो ये फंगस नहीं है। एनिमल में जो है वो सेल वॉल नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो ये एनिमल भी नहीं है। और प्लांट में भी सर दोनों ही होंगी, सेल वॉल भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, तो सर ये प्लांट भी नहीं है। तो बचता कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो सर बैक्टीरिया अगर बचता है तो सर 2 में शुरू में बैक्टीरिया लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप इलिमिनेट मेथड भी अप्लाई करें और पूरे सॉल्व भी करें। ठीक, सर वायरस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ए तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है ना सर। और सी और डी भी कट जाते हैं, क्योंकि इनमें शुरू में बैक्टीरिया लिख दिया है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, शुरू में मतलब प्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट में बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि हमको पता है प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ए और बी तो वैसे ही कट गए, बचे हमारे कौन, बैक्टीरिया, और इधर भी बैक्टीरिया। अब बाकियों के लिए आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कैन बी सीन यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जो सेकंड नंबर का स्पेसिमन है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जो कि 100x कर देता है उसको। 100x मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना करे तो भी दिख जाता है, और हमको उसके पास सेल वॉल भी मिलती है, न्यूक्लियस भी मिलता है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक तो नहीं है, सेल वॉल भी है और न्यूक्लियस भी है। अब सर ये प्रोटिस्टा भी हो सकता है, अब ये एनिमल नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ना। नंबर 2 पे ये एनिमल नहीं हो सकता। तो हमारे जो बचे हुए जो हैं उनमें देखो भाई, एक में प्लांट सेल है, दूसरे में प्रोटिस्टा है। तो अब ये दोनों ही हो सकता है ना सर। ये प्लांट सेल भी हो सकती है और ये प्रोटिस्टा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि हमको अगले ऑप्शन के लिए देखना पड़ेगा, प्लांट भी हो सकता है एंड प्रोटिस्टा भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटिस्टा में भी सर क्या होता है, सेल वॉल होती है और न्यूक्लियस होता है। हालांकि कुछ प्रोटिस्टा जैसे कि आपके अमीबा, पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं होती है, पर सर कुछ प्रोटिस्टा जैसे डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स में तो हो सकती है। तो ये दोनों हो सकता है सर। अब हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको चाहिए, यानी कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है या सेल ऑर्गेनल है। और क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और ये जो बंदा है, ये जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, या ये जो सेल ऑर्गेनल है, ये मेम्ब्रेन सिस्टम पे चिपका हुआ पाया जाता है। सर सीधी सी बात है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर देख चाहिए तो सर प्लांट सेल को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। प्लांट सेल अपने आप में 20, 25, 30 माइक्रोमीटर की होती है, उसको आप एक लाइट माइक्रोस्कोप से 100x करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो सर तीसरा जो ऑप्शन है वो प्लांट सेल तो नहीं है, और जो लाइन लिख रही है कि फाउंड अटैच टू द मेम्ब्रेन सिस्टम इन द साइटोप्लाज्म, तो जाहिर सी बात है राइबोसोम के लिए लिख रही है। तो सर तीसरे नंबर पे राइबोसोम इसमें दिया हुआ है, सी हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट का चेक करने की जरूरत भी नहीं, फिर भी कर लेते हैं। ठीक, तो फोर्थ आंसर क्या आ रहा है सर, तो तीसरा हमारा क्या आ गया, राइबोसोम आ गया। ठीक, तो सर फोर्थ आंसर हम फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है कि नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग, कैन नॉट रेप्लीकेट ऑन इट्स ओन, अपने आप रेप्लीकेट नहीं कर सकता। ठीक है सर, और दूसरे स्पेसिफिक सेल इसको चाहिए होती है। सर ये तो पक्का पक्का आप सबसे पहले अगर इसी स्टेटमेंट को पढ़ते तो भी बता देते कि ये वायरस है, और वायरस सिर्फ एक में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। यानी कि 2-3 बार प्रूफ हो गया है कि आंसर जो है वो क्या आने वाला है, सर आंसर सी आने वाला है। ये अपने आप में एक इजी क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सर, सी। आई होप आपको मजा आया होगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फायदा उठाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा उसी का है, क्या नाम है आपका, कहना चाहिए कि बॉटनी का है ना, ये भी हमारा बॉटनी का सेक्शन है। ठीक, चलिए सर,
कह रहा है कि राजा की मदर कुछ किचन वेस्ट कलेक्ट करती है डेली डेली और फिर उसको एक पॉट में रख देती है। फिर उसके बाद उसके मैटर के अंदर किचन वेस्ट में वो कुछ पुराने पेपर के टुकड़े काट देती है। देन एक स्पूनफुल सौर खट्टा बटर मिल्क, खट्टा दही कह लीजिए या खट्टा मट्ठा जिसको कहते हैं हम, उसको डाल देती है। ठीक है, और कुछ सॉयल भी डाल देती है। तो मतलब एक पॉट है, उसमें किचन का वेस्ट है, किचन के वेस्ट में, जिस पॉट में किचन का वेस्ट डाल रही है उसमें सॉयल डाल रही है और कुछ पेपर के टुकड़े डाल दे रही है और कुछ उसमें बटर मिल्क डाल दे रही है। ठीक है ना, तो मतलब 3-4 चीजें हो गई हैं। मतलब ये अगर पॉट है तो इस पॉट में सर उसने, राजा की मदर ने क्या किया हुआ है, कुछ सॉयल डाली हुई है, सॉयल डाला हुआ है और सर किचन वेस्ट डाला हुआ है। ठीक है सर, किचन वेस्ट डाला हुआ है जो कि वो डेली कलेक्ट करती हैं और सर इसके अंदर कुछ पेपर के टुकड़े डाले हुए हैं, पेपर पीस डाले हुए हैं, है ना। ये मान लो पेपर के पीस हैं, ये पेपर के पीस हैं, ये पेपर के पीस डाले हुए हैं और सर उन्होंने जो है इसमें क्या डाला है, और सर उन्होंने इसमें डाला है बटर मिल्क। क्या डाला है सर, बटर मिल्क डाला है। और डालने के बाद वो ऑब्जर्व करती हैं कि क्या होता है, तो वही आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और वो देखती हैं कि आफ्टर सेवरल डेज, कई दिनों के बाद, ठीक है ना, इट टर्न इनटू ए न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट टू ग्रो प्लांट, मतलब बढ़िया वाली खाद बन जाती है सर, ऑर्गेनिक खाद बन जाती है ना। और ये उन्होंने अपनी तरफ से तुमको कहानी सुना दी। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि इस कॉन्टेक्स्ट में, in this context of decomposition, in this composition process, in this composting process, the most appropriate statement कौन सा सही है। तो आपको ये बताना है कि भैया ये जो 4 चीजें हैं, एक सॉयल है, वेस्ट है, पेपर के पीस हैं, बटर मिल्क है, इनमें से कौन सा क्या प्रोवाइड कर रहा है। पेपर एक अच्छा कार्बन का सोर्स है, जबकि बटर मिल्क करेक्ट एसिडिटी देता है मिक्सचर को। सर हो तो सकता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा सर, डिकम्पोजिशन करता कौन है। ये देखो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है सर, उसमें कहानी अपने आप बनाएगा। बस आपको एक या दो ऐसी मिसिंग चीजें होती हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो आपको ये मिसिंग नॉलेज है इसमें जो नहीं लिख के दी है, एक्चुअली वही वो पूछ रहा है कि जैसे डिकम्पोजिशन करता कौन है, या डिकम्पोजिशन जो होता है वो मतलब कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं या कोई एनिमल करता है या क्या करता है, मेनली कौन करते हैं। तो सर डिकम्पोजिशन जो मेनली होता है वो माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स में भी अगर मैं बात करूं तो सर बैक्टीरिया, फंगस ये करते हैं। ठीक है ना, मेनली बैक्टीरिया, फंगस भी करते हैं, आप पढ़ेंगे 12th में, मेनली बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है सर, चलिए अब तो पेपर एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ कार्बन, क्या ये हो सकता है सर? हो सकता है, क्योंकि पेपर जो है भाई वो क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है, तो उसमें कार्बन तो है, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें है ना। और बटर मिल्क सर क्या होता है, बटर मिल्क में एसिटिक एसिड होता है ना, जो आपका सॉरी लैक्टिक एसिड होता है ना। मिल्क के जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो लैक्टिक एसिड से दही, लैक्टिक एसिड एसिड होता है, ठीक। तो एसिडिटी दे रहा है, हो सकता है सही हो, ये भी सही बन सकता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड एंड दे आर आस्किंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। वो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पूछना चाह रहे हैं। वो क्या पूछना चाह रहे हैं सर? मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो हमको सर अगला पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सॉइल एक गुड सोर्स है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, और बटर मिल्क गुड सोर्स है प्रोटीन का। ये तो सर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर देखो, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कभी भी सॉइल से नहीं आता है। सॉइल मतलब जो है मतलब नाइट्रोजन सॉइल से नाइट्रेट की फॉर्म में आएगा, वो ठीक बात है। बट सर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में तो सॉइल में नाइट्रेट मिलाया जाता है, सॉइल में उल्टा नाइट्रोजन मिलाई जाती है। ये कह रहे कि नाइट्रोजन देगी सॉइल, गलत हो गया, गलत हो गया सर, ठीक। चलिए
और सर मट्ठे में कोई प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है सर। मट्ठा बन चुका है, बटर मिल्क बन चुका है, मतलब के मिल्क के अंदर जितनी भी प्रोटीन सब डाइजेस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, पेपर इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बन, ये ऊपर भी आया था जब, बिल्कुल सही बात है। एंड बटर मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ स्टार्टर बैक्टीरिया, इट साउंड्स बेटर, क्योंकि डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ठीक। और माइक्रोब कहीं से तो आएंगे ना सर, तो स्टार्टर का काम कर सकता है बटर मिल्क, ये हमको और अच्छा लग रहा है। स्टेटमेंट पहला भी कहीं से कहीं गलत नहीं है भाई, बटर मिल्क एसिडिटी देता है, बट सॉइल भी अपने आप में सर एसिडिक होती है, सॉइल का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, अगर आपको पता हो तो। सर हमको लग रहा है कि बैक्टीरिया कहीं से आने चाहिए, तो ये हमको अब तक का बेस्ट स्टेटमेंट लगा है मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से, तो इसको हम थोड़ा सा टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पेपर इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर वाइल बटर मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ फैट। सर बिल्कुल गलत सर, बटर मिल्क में कोई फैट नहीं होता है, आप मट्ठा पियोगे आप मोटे नहीं होंगे, ठीक। तो सर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा आ जाता है, आंसर विल बी सी, सी आंसर हमारा आने वाला है सर, सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन सर, अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये बॉटनी का है, ठीक। तो देखिए सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अर्ली 19th सेंचुरी में 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्टों के नाम दिए हैं, है ना। अब देखो ये अपनी तरफ से बताएं, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। तो पेन एंड परजोन नाम थे, उन्होंने क्या किया, बार्ले सीड को ग्राउंड किया, पीसा, मतलब उन्होंने पानी के अंदर पीसा, और पीसने के बाद एक एक्सट्रैक्ट बनाया, है ना, मतलब जैसे मान लीजिए बॉटल है, पेस्टल एंड मोर्टार से उसको ऐसे कूटा, ठीक। तो एक सॉल्यूशन बन गया, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया उन्होंने, फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, ये है, ठीक। फिर बोल रहा है कि इन साइंटिस्टों ने एक सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट किया एक्सट्रैक्ट ए के साथ, है ना। और सर एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट, ठीक। आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट क्या होता है बताते हैं अभी, ठीक है सर। आयोडीन टेस्ट एक्चुअली ये बताने के लिए किया जाता है कि भाई किसी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में स्टार्च है या नहीं है, ठीक। अगर मान के चलो, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई ये हमारा वो सॉल्यूशन है जिसमें बार्ले के सीड थे पानी के अंदर, उन्होंने ऐसे कूटा, है ना, पेस्टल मोर्टर से, फिर उसको फिल्टर करके एक एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, और वो एक्सट्रैक्ट जो है हमारा मान के चलो अलग एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है, ठीक है ना। तो उस एक्सट्रैक्ट में आयोडीन टेस्ट किया है, इसके अंदर ये जानने के लिए स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो आयोडीन डालते हैं, तो सर अगर आयोडीन ब्लू हो जाता है तो मतलब स्टार्च है, और ब्लू नहीं होता तो स्टार्च नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है ना। चलिए, तो ये क्या करते हैं, ये टेस्ट देखो कैसे करते हैं, टेस्ट करने के लिए मिक्सचर ले लेते हैं, मिक्सचर किसका सर, स्टार्च प्लस सैंपल का, ठीक है। और वेट करते हैं 10 मिनट तक, फिर आयोडीन ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि कलर आया कि नहीं आया। और इतने से ही बात नहीं बन रही है, तो वो आगे स्टेप भी बता रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, कि स्टार्च ले रहे हैं और ये सैंपल डाल रहे हैं, ठीक है सर। ये जो सैंपल है ये ही सैंपल एक्सट्रैक्ट ए है, ये आप देखिएगा इसमें पता चल जाएगा। तो देखो ये स्टेप देखते हैं हम, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट के थे। तो जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या कह रहा है, स्टार्च लिया उन्होंने कहीं से, ठीक, और ए के 10 पार्ट मिलाए, मतलब 1000, मान लीजिए अगर 1000 ml स्टार्च है, तो जो एक्सट्रैक्ट बनाया है उन्होंने किसको कूट के, कहां से बनाया है, बार्ले सीड को पीस के छान के बनाया है, ठीक, फिल्टर करके बनाया है। तो ए पार्ट लिया 10% और फिर आयोडीन मिला दिया, तो सर ब्लू कलर नहीं देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ए है, जो कि बार्ले सीड को कूटने से बनाया है, उसमें कुछ ऐसा है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर दे रहा है, इसका यह मतलब है, ठीक है सर। हाँ, तो ए पार्ट, ए जो सब्सटेंस है सर, हमारे अभी तक के स्टेप 1 से क्या पता चल रहा है हमको, कि फ्रॉम स्टेप 1 हमको यह पता चल रहा है कि जो एक्सट्रैक्ट ए है, ये ए जो लिखा हुआ है स्टेप 1 में, ये एक्सट्रैक्ट ए है ना।
कि जो एक्सट्रैक्ट ए है, एक्सट्रैक्ट ए, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर इट क्लियरली, कि सर अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या सैंपल है और उसमें मैं आयोडीन मिलाता हूं, आयोडीन अगर मैं मिलाता हूं और वो ब्लू कलर दे देता है, कैसा कलर दे देता है सर? ब्लू कलर दे देता है, तो सर इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ब्लू कलर आ जाता है तो सर इसका मतलब ये है कि दिस सैंपल और दिस सॉल्यूशन इज हैविंग स्टार्च, कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, इसका ये मतलब। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं किसी सॉल्यूशन को या सैंपल में, ठीक है सर, आयोडीन मिलाता हूं, मतलब ये आयोडीन टेस्ट है, मैंने अभी वो लिख रहा ना आयोडीन टेस्ट, और अगर ब्लू कलर नहीं आता है, नो ब्लू कलर, तो सर इसका मतलब ये होगा कि दिस सॉल्यूशन या सैंपल इज नॉट हैविंग स्टार्च, कि सर इसके अंदर स्टार्च नहीं है, इसका ये मतलब होगा। ठीक है सर, चलिए जैसे मान लो मेरे पास बॉटल है, बॉटल के अंदर कुछ लिक्विड है, मैंने उसमें आयोडीन डाला, आयोडीन डाला तो वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये सैंपल में स्टार्च है। ठीक, और मैंने मान लीजिए दूसरी बोतल ली, दूसरा सैंपल लिया, उसमें आयोडीन डाला और पता चला सर वो ब्लू कलर नहीं दे रहा है, सर उसमें ब्लू कलर नहीं आया, तो उसमें ब्लू कलर नहीं आया मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक, चलिए एक और चीज आगे बढ़ने से पहले कि सर देखो स्टार्च जो है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और सर इस कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं एक एंजाइम अल्फा अमाइलेज, इसमें मतलब दो होते हैं बेसिकली, तो एमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन, मैं अगर कहूं तो वो भी लिख देता हूं, चलो आपके लिए, आप अच्छे बच्चे हैं। एमाइलोपेक्टिन प्लस एमाइलोज, ये दोनों ही सर ये ग्लूकोज के पॉलीमर है, दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आप शायद समझते होंगे पॉलीमर का क्या मतलब है, कि मतलब ग्लूकोज के बार बार जुड़ने से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बनता है और फिर उन दोनों के मिलने से स्टार्च बनता है। ठीक, आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि हमारे लार में, सलाइवा में अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है सर? अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्लूकोज में उसको तोड़ देता है। ठीक है सर, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, जस्ट सेकंड। ये एक कार्बोहाइड्रेट है सर, स्टार्च जो है क्या है, एक स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर इस पे सुनिएगा सर ध्यान से, इसको अगर मैं अल्फा अमाइलेज या सिर्फ एमाइलेज एंजाइम से रिएक्शन करवा दूं स्टार्च की, तो सर ये अपनी यूनिट ग्लूकोज में टूट जाएगा, राइट? ठीक है सर, ग्लूकोज में टूट जाएगा तो स्टार्च नहीं रहा, स्टार्च नहीं रहा तो सर वो सैंपल आपका ब्लू कलर नहीं देगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये स्टार्च का सॉल्यूशन है, मैं इसमें ब्लू आयोडीन डालता हूं और ये अब ब्लू कलर दे दिया, मतलब इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोबारा से सॉल्यूशन लेता हूं, मैंने ये स्टार्च सॉल्यूशन लिया, मैं इसके अंदर अल्फा अमाइलेज एंजाइम डाल दूं, तो सर ये अल्फा अमाइलेज इस एंजाइम, इस स्टार्च का क्या करेगा, ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है ना। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल सुगर, C6H12O6, राइट सर, सभी जानते हैं इसको। मैंने स्टार्च सॉल्यूशन लिया, मैंने अमाइलेज डाला, अमाइलेज ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया,
अब मैं इसमें आयोडीन डालूंगा तो सर अब ब्लू कलर नहीं आएगा। नाउ देयर विल बी नो ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर तो आयोडीन स्टार्च के साथ देता है। ठीक है सर, स्टार्च के साथ क्यों देता है? क्योंकि जो अमाइलोज है, ये अमाइलोज आयोडीन को अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आप सीख जाएंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि स्टार्च में अगर आयोडीन मिलाएंगे तो ब्लू कलर आएगा। किसी सॉल्यूशन में आयोडीन मिलाने से अगर ब्लू कलर आ रहा है, मीन्स टू से दैट सॉल्यूशन इज ऑफ स्टार्च। किसी सॉल्यूशन में आयोडीन मिलाने से अगर ब्लू कलर नहीं आ रहा है तो दैट सॉल्यूशन इज नॉट हैविंग स्टार्च, ये इसका मतलब है। ठीक, हमने आपको ये बताया कि जो अल्फा अमाइलेज है ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को, सॉरी स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब सर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले स्टेप में बोल रहा है कि हम स्टार्च का सॉल्यूशन लिए, उसमें हमने बार्ले सीड को कूटने से जो मिला था, इस एक्सट्रैक्ट जो मिला था उसको मिला दिया तो सर हमको ब्लू कलर नहीं मिला। सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, यानी कि पार्ट ए जो है, दिस पार्ट ए इज हैविंग, पार्ट ए कौन है सर? जो कि हमको बार्ले सीड को कूटने से मिला है। पार्ट ए इज दैट मॉलिक्यूल जो कि स्टार्च को क्या कर दे रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तभी तो इसलिए ब्लू कलर नहीं आ रहा है, यानी कि इट इज अल्फा अमाइलेज। ये अल्फा अमाइलेज है, दिस ए इज अल्फा अमाइलेज। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हाँ, तो स्टेप 1 में एक्सट्रैक्ट ए ने क्या, ए क्या है? ए इज सोर्स ऑफ एन एंजाइम, जो कि क्या है? अल्फा अमाइलेज का सोर्स है। अल्फा अमाइलेज का क्या है सर? सोर्स है। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको यह सिखाया यहां पर कि स्टार्च प्लस आयोडीन इक्वल टू ब्लू कलर। ठीक, ए मान लेते हैं। बी मैंने सिखाया स्टार्च प्लस अल्फा अमाइलेज प्लस आयोडीन, नो ब्लू कलर, कोई भी ब्लू कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर अब स्टार्च अल्फा माइलेज के साथ मिलके क्या बन चुका है सर? वो स्टार्च रहा ही नहीं, वो ग्लूकोज बन चुका है। दिस इज द पॉइंट। ठीक सर, वन मोर थिंग सर, जो बार्ले का सीड होता है, सपोज करो ये बार्ले सीड है, इस बार्ले सीड में ये पेरिकार्प है, और सर एक और लेयर होती है दैट इज नोन एज, इसी से मिलती हुई लेयर होती है, जस्ट a second, let me do one thing, copy, yes, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये ठीक है सर, ये जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली मैं बस एक लेयर बना देता हूं, इस पे वाली लेयर मैं बना रहा हूं। ये लेयर सर, जस्ट सेकेंड, दोबारा बनाते हैं इसको, नो इशू सर। ये एक लेयर है, ठीक, और सर एक ये वाली लेयर है। बहुत ध्यान से समझेगा सर, ये बार्ले सीड, सर देखो बार्ले सीड में ये जो मैंने बनाया है, दिस इज एल्यूरॉन लेयर, दिस इज एल्यूरॉन लेयर, और जो व्हाइट कलर से बनाई है दैट इज सीड कोट प्लस पेरिकार्प। ठीक है सर, एंड दिस इज फिल्ड ऑफ एंडोस्पर्म, ये स्टार्च का एंडोस्पर्म है, और सर यहां पर रहता है एम्ब्रियो, यहां पर क्या रहता है? एम्ब्रियो। ठीक है सर, ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो, है ना। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए इसको बना रहे हैं। ठीक है सर, दिस इज आपका एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। तो सर बात ध्यान से सुनिए सर, ये जो एल्यूरॉन लेयर है, दिस इज द
source of alpha amylase. This is source of alpha amylase. Point to be noted. ये जो एल्यूरोन लेयर है ये अल्फा माइलेज है, ये इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वो ग्लूकोज ये जो एम्ब्रियो है ये जर्मिनेट होने में यूज कर लेता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक, तो ये हुआ है। तो ये बार्ले सीड का क्या किया है, इस बार्ले सीड का एक्सट्रैक्ट बनाया है। ठीक, और एक्सट्रैक्ट का नाम ए रखा है। ठीक है सर, और पहले स्टेप से हमको ये पता चला है कि एक्सट्रैक्ट ए इज द सोर्स ऑफ एंजाइम अल्फा अमाइलेज। क्यों? क्योंकि ये इसमें बता रहा है। ये देखिए सर, स्टेप 1 हम स्टार्च लेते हैं कहीं से, उसमें ए पार्ट डालते हैं और ए पार्ट डालते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं तो ब्लू कलर नहीं आता है। मतलब ये जो स्टार्च हम डाले थे सर, अगर मैं बीच में इसको हटा दूं सर, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ब्लू कलर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि स्टार्च में आयोडीन मिलाओगे ब्लू कलर देगा। बट कुछ तो इस ए ने किया है ना सर। और इस ए ने क्या किया है, इस ए ने सर इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया है? ग्लूकोज में। इसीलिए ब्लू कलर नहीं आ रहा है, यानी कि ए जो है वो अल्फा अमाइलेज। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है सर? अल्फा अमाइलेज। ठीक, ये अल्फा अमाइलेज कहां से आया? सीड को कूटने से जो एक्सट्रैक्ट निकाला वहां से आया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप 2, हम इस एक्सट्रैक्ट को ए को जो हमने बार्ले सीड को पेस्टल मोर्टर से पानी के अंदर ग्रिंड करने से बनाया, उसका अब हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। शुरू में तो स्टेप 1 में तो हमने उसको एज इट इज मिला दिया, अब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। और जब फिल्टर कर लेते हैं तो सर हमको 2 पार्ट मिलते हैं, एक इनसॉल्युबल रेजिड्यू और एक फिल्ट्रेट। उसका नाम हम बी और सी लिख देते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये हमारे पास क्या है, बार्ले सीड का एक्सट्रैक्ट है, ये ए है। ठीक, और इस ए में अल्फा माइलेज है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका फिल्टर कर लेते हैं। हमने इसका फिल्टर कर लिया, तो सर फिल्टर करने के बाद क्या होगा आप समझिएगा ध्यान से। सर मैं एक कप लेके आता हूं, फिल्टर होने के बाद क्या होगा कि इसको हमने ऐसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद सर क्या होगा कि कुछ मटेरियल जो है वो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे आ जाएगा, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। जो नीचे का हिस्सा होगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, तो उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। जैसे चाय छानी, तो चाय छानने के बाद चाय नीचे आ गई, उसे हम पी गए, वो फिल्टर हो गया, वो फिल्ट्रेट है। और जो पत्ती ऊपर रह गई वो क्या है, वो इनसॉल्युबल पार्ट है। ठीक है सर, तो जो फिल्ट्रेट है दैट इज वाटर सॉल्युबल पार्ट, वो सर क्या है, दैट इज वाटर सॉल्युबल पार्ट है। दिस इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है और ये लिखा हुआ है ये इनसॉल्युबल है। ठीक है सर, तो बार्ले सीड को कूट के फिल्टर किया, जो ऊपर रह गया ऊपर इनसॉल्युबल पार्ट, उसका नाम बी दे दिया है। क्या दे दिया है, बी। और जो नीचे आ गया है, फिल्टर हो गया है, उसका नाम सी दे दिया है। ठीक है सर, अब फिर से वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम स्टार्च ला रहे हैं और स्टार्च के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, जो नीचे ऊपर रह गया है चाय के जैसे, चाय पत्ती के जैसे ऊपर जो रह गया इनसॉल्युबल, उसको मिला रहे हैं, आयोडीन मिला रहे हैं और ब्लू कलर आ जा रहा है। यानी कि यहां पर स्टार्च ही बचा हुआ है, यानी कि यहां पर स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि यहां पर नो अल्फा अमाइलेज, यहां पर अल्फा अमाइलेज एंजाइम नहीं है। जो नीचे वाटर सॉल्युबल वाला हिस्सा है, जब उसका हम पार्ट स्टार्च के साथ मिलाते हैं, फिर आयोडीन देते हैं, तो ब्लू कलर नहीं आता है। ब्लू कलर नहीं आ रहा है आयोडीन डालने पे, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। बोलो यस और नो, सीधी सी बात है। तो यानी कि यहां पर अल्फा माइलेज प्रेजेंट है। अल्फा माइलेज क्या है सर, यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा माइलेज एक वाटर सॉल्युबल पार्ट है। ठीक है सर, अब देखो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये स्टेप नंबर 3।
स्टेप 3 में फिर से जो नीचे फिल्टर लिया था हमने, जो नीचे आ गया था चाय छानने के बाद कप में, जिसमें प्रूफ हो चुका है कि सर फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रूफ हो चुका है कि उसमें अल्फा माइलेज है। ठीक, चलिए अब हम अगले एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, उसको 70 डिग्री पे हीट कर दे रहे हैं कि भाई ये तेरा फिल्ट्रेट है, इसको हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद फिर से डाल के देखा, तो हीट करने से सर एक प्रेसिपिटेट बन गया। क्या बन गया? फिर से वही हीट किया, हीट करने के बाद फिर से छान लिया, या हीट करने के बाद इसको हीट कर लिया, इसमें जो नीचे बैठा वो प्रेसिपिटेट, जो ऊपर रहा वो फिल्ट्रेट। ठीक है, तो सर प्रेसिपिटेट वाले हिस्से को डी नाम दिया है और फिल्ट्रेट वाले हिस्से को ई नाम दिया है। ठीक है सर, चलिए जब हम स्टार्च में डी को मिलाते हैं तो सर आयोडीन मिलाते हैं तो ब्लू कलर आ जाता है, यानी कि स्टार्च डी मिलाने के बाद भी, प्रेसिपिटेट मिलाने के बाद भी स्टार्च ही है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि यहां पर अल्फा अमाइलेज नहीं है, यहां पर अल्फा अमाइलेज नहीं है। जो हमने, फिर से एक बार शुरू करते हैं, बार्ले सीड लिए, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको ए नाम दिया, ए में अल्फा माइलेज था, फिर हमने उसको ए को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद सर हमको दो पार्ट मिले, ए को फिल्टर करने के बाद हमको दो पार्ट मिले। ठीक है ना, एक जो इंसॉल्युबल पार्ट था जो ऊपर रह गया था, जैसे चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, उसको हमने बी नाम दिया, और सर बी के अंदर अल्फा माइलेज नहीं पाया गया। जो नीचे बैठ गया था फिल्ट्रेट, उसके अंदर अल्फा माइलेज पाया गया, क्योंकि उसने स्टार्च को तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया, तो ब्लू कलर नहीं आया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सी को हमने हीट किया है 70% पे, और जब सर हम 70% पे उसको हीट करते हैं तो हमको वापस से दो हिस्से मिलते हैं, एक प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाता है, एक फिल्ट्रेट जो फिल्टर करके अलग किया जा सकता है या ऊपर तैर रहा है। तो सर डी पार्ट में फिल्ट्रेट को गर्म करने के बाद जो डी पार्ट है उसमें भी हमको पता चला कि अमाइलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टार्च को स्टार्च ही रहने दे रहा है। स्टार्च में मैं अगर आयोडीन मिला दूं तो कौन सा कलर आएगा सर? ब्लू कलर आएगा। और अगर मैं स्टार्च में ये डी मिला देता हूं तो भी ब्लू कलर आ रहा है, यानी कि इसमें वो एंजाइम जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो नहीं है, मतलब यहां पर अल्फा माइलेज नहीं है। जब हम उसको फिल्ट्रेट को 70 डिग्री पे हीट करके फिर से फिल्ट्रेट प्राप्त करते हैं तो सर उसमें ब्लू कलर नहीं आता है, इसमें लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर जो स्टार्च है वो स्टार्च नहीं रह गया है, वो ग्लूकोज बन गया है, यानी कि यहां पर अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठोको ताली, ठोको लाइक, दिल दो, शेयर करो। ठीक, तो यहां पर अल्फा माइलेज है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं स्टेप 4 में कह रहे हैं कि सर अगर हम जो फिल्ट्रेट हमको मिला था बीज कूटने के बाद, ए जो हमारा मिला था, ए को हम फिल्टर कर लिए थे, नीचे जो फिल्टर मिला था उसका हमने नाम सी दिया था, उस सी को अगर हम 70 डिग्री पे हीट करते तो हमको ए दो डी और ई मिलता है। अगर हम 100 डिग्री पे हीट करते हैं, अगर हम 100 डिग्री पे हीट करते हैं और फिर फिल्टर करते हैं, फिर हमको प्रेसिपिटेट एफ और फिल्ट्रेट जी मिलता है। तो अब देखते हैं क्या अब भी अल्फा माइलेज है। तो देखिए, स्टार्च मिलाते हैं, एफ का पार्ट मिलाते हैं, ब्लू कलर आ जाता है, यानी कि अगर मैं स्टार्च में ये एफ ना मिलाऊं, आयोडीन मिलाऊं तो भी ब्लू आएगा। तो भाई मेरे एफ तुझसे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, यानी कि एफ के अंदर अल्फा माइलेज नहीं है, देयर इज नो अल्फा अमाइलेज, नो अल्फा अमाइलेज। ठीक, और 100 डिग्री पे हीट करने के बाद जो फिल्टर बचता है सर उसमें भी ब्लू कलर आ रहा है, यानी कि इसमें भी कोई अल्फा अमाइलेज नहीं बचा है, यानी कि सर वो जो फिल्टर करने के बाद सी पार्ट हम लिए थे जिसमें अल्फा माइलेज था, उसको अगर मैं 100 डिग्री पे हीट करता हूं तो सर उसके प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट में कुछ नहीं बचता, कोई अल्फा माइलेज नहीं बचता, यानी कि 100 डिग्री पे अल्फा माइलेज जो कि एक प्रोटीन होती है वो डिग्रेड हो चुकी है।
ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फिल्ट्रेट ई था ये वाला 70 डिग्री पे फिल्टर करने के बाद उसमें अगर मैं एल्कोहल मिलाऊं फिर फिल्टर करूं, एल्कोहल एडिशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और एक प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक, तो सर उसके बाद अगर एक प्रेसिपिटेट बन जाए और उस प्रेसिपिटेट को मैं H और फिल्टर को I नाम दूं, फिर से वही चीज, स्टार्च मिलाऊं, H मिलाऊं, आयोडीन करूं, ब्लू कलर ना आए। ब्लू कलर ना आने का मतलब स्टार्च स्टार्च नहीं रहा है, स्टार्च ग्लूकोज बन गया है। बेटा ग्लूकोज तेरे को किसने बनाया? बोला अल्फा माइलेज ने बनाया। बोला अल्फा माइलेज कहां से आया? बोला सर अल्फा माइलेज ये प्रेसिपिटेट में ही आया होगा, और कहां से आया होगा। और जो फिल्ट्रेट है आई, उसमें मैंने स्टार्च लिया, आई का पार्ट लिया, आयोडीन टेस्ट किया, ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर आ गया मतलब स्टार्च अभी भी स्टार्च है, यानी कि उसके अंदर कोई भी अल्फा माइलेज नहीं है। ठीक है सर, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है इन टेस्ट का। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सर हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? तो सर ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि आयोडीन इज ट्रैप्ड इन द इंटैक्ट पॉलीमर ऑफ स्टार्च। ये मैं आपको बीच में बोला भी था कि जो स्टार्च की स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, सर अमाइलोज एक हेलिकल पॉलिकल होता है, मतलब पॉलीमर होता है इस तरह से, और उसके हेलिक्स में आयोडीन फंस जाता है तो रेड कलर सॉरी ब्लू कलर दे देता है। अमाइलोपेक्टिन एक्चुअली एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, जैसे इसमें से यहां पर ऐसे ब्रांच निकली होंगी, है ना, और ज्यादा ब्रांच निकली हो सकती हैं। ये ग्लूकोज की चेन में चेन चेन बनती चली जाती, तो इन हेलिक्स में आयोडीन फंसने से एक ब्लू कलर आता है। ठीक है सर, तो जो पहला क्वेश्चन है 17.1 वो कह रहा है कि स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये ब्लू कलर से नहीं पता चलता है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है पर ये ब्लू कलर से पता नहीं चलता है सर कि ब्लू कलर आया कि नहीं आया। ठीक, ब्लू कलर तो ये बता रहा है कि आयोडीन कहीं ट्रैप हो गया है गोल गोल हेलिक्स के अंदर, वो बता रहा है। स्टार्च इज डाइजेशन टू स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ये भी नहीं बता रहा है, ब्लू कलर का ये मतलब नहीं। ग्लूकोज यूनिट रिलीज फ्रॉम हैव ए फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स आयोडीन विद आयोडीन, नहीं, अगर ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स बनाता तो सर अमाइलोज या क्रूड एक्सट्रैक्ट डालने के बाद ब्लू कलर आता। ठीक है, आयोडीन इज ट्रैप्ड इन द इंटैक्ट पॉलीमर ऑफ स्टार्च, तो सर आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये आयोडीन टेस्ट बताता है। नेक्स्ट हमको बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक सर, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, बोल रहा है बार्ले सीड कंटेन ए सब्सटेंस दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू स्टार्च, फॉल्स। सर हमने यही सीखा कि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है ना सर, ये उल्टा लिख दिया। बार्ले सीड कोट कंटेन्स ए सब्सटेंस दैट कैन कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज बट इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ट्रू सर। देखो कहानी ये अभी तक यही किए हम, ये मैं आपको डायग्राम समझाया कि सीड कोट, ये पूरा देखो एल्यूरोन लेयर चिपकी हुई होती है कम से कम लगभग, कि ये एल्यूरोन लेयर अल्फा माइलेज का सोर्स है, और ये एक्सट्रैक्ट हमको अल्फा माइलेज का एक्सट्रैक्ट ही ए है। ठीक, इस ए को हम फिल्टर किए, हमको सी मिला, सी में हमारा अल्फा माइलेज है, जबकि बी इंसॉल्युबल पार्ट में अल्फा माइलेज नहीं है, यानी कि यहां से सिद्ध होता है कि अल्फा माइलेज एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक, और आगे चल के हमको यहां सिद्ध हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर सी में कि मैं 70 डिग्री तक करता हूं तो ठीक है, चल जा रहा है, अल्फा माइलेज बच जा रहा है, बट 100 डिग्री पे करता हूं तो देखो दोनों तरफ ही अल्फा माइलेज नहीं है, ना तो प्रेसिपिटेट में ना फिल्ट्रेट में, यानी कि भैया इतनी ज्यादा हीट मैं नहीं सह पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है कि बार्ले सीड के अंदर एक सब्सटेंस है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता बट हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता, ये सही है। द सब्सटेंस है कौन एक्चुअली? अल्फा माइलेज, सिंपल है ना। सबस्ट्रेट है कौन?
अल्फा माइलेज है। द सबस्ट्रेट प्रेजेंट इन बार्ले सीड्स इज वाटर सॉल्युबल एंड ब्रेक स्टार्च इनटू स्मॉल यूनिट ग्लूकोज। सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, इस बात पे आपको मिलते 1 करोड़ रुपए। सर यही तो पूरे एक्सपेरिमेंट में पता चला कि अल्फा माइलेज जहां भी है वो किस तरफ है, फिल्ट्रेट की तरफ है। मैं 70 डिग्री पे हीट करता हूं, फिल्ट्रेट में अल्फा माइलेज मिलता है। मैं अल्कोहल मिलाता हूं, फिर प्रेसिपिटेट मिलाता हूं, तब भी मुझे कहां पे अल्फा माइलेज मिलता है, फिल्ट्रेट में मिलता है। ये देखो, ये फिल्ट्रेट में ब्लू कलर आया, अल्फा माइलेज, हाँ ये गलत हम लिख दिए हैं, स्टार्च में ब्लू कलर मिलाया यानी कि अल्फा माइलेज है ना भाई। ब्लू कलर आने का मतलब क्या, अल्फा माइलेज है। यहां पर हम गलती लिख दिए थे, अल्फा माइलेज है। स्टार्च मिलाया, ब्लू कलर नहीं आया, यानी कि अल्फा माइलेज नहीं है। ठीक है सर, तो अल्फा माइलेज कहां मिल रहा है तुमको, फिल्ट्रेट में मिल रहा है। फिल्ट्रेट मतलब वाटर सॉल्युबल। ठीक, और सर इससे भी पहले यहां पर हम प्रूव कर चुके हैं, ये देखो कि वाटर हमेशा फिल्ट्रेट वाटर सॉल्युबल में अल्फा माइलेज है, यानी कि अल्फा माइलेज एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है सर, हाँ एक बार इसको और देख लेंगे। जब हम अल्कोहल मिलाते हैं और फिर फिल्टर करते हैं तो प्रेसिपिटेट में ब्लू कलर नहीं आता है। प्रेसिपिटेट में ब्लू कलर ना आने का मतलब क्या हो गया कि भैया स्टार्च स्टार्च नहीं रहा, ये अल्कोहल का इफेक्ट है। ठीक है ना भाई, हाँ तो स्टार्च स्टार्च नहीं रहा है यानी कि ब्लू कलर हट गया है। ब्लू कलर हटने का मतलब स्टार्च डाइजेस्ट हो गया है, यानी कि पहले ही सही लिखे थे, अल्फा माइलेज है। ठीक है, और इधर फिल्ट्रेट जो बना है अल्कोहल की वजह से, उसमें ब्लू कलर ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि अल्फा माइलेज नहीं है, क्योंकि स्टार्च अभी भी स्टार्च है। तो देखो अल्कोहल वाले को अगर हम छोड़ दें तो हमारा हमेशा फिल्ट्रेट में, यहां पर फिल्ट्रेट में प्रूफ हो रहा है और यहां पर भी शुरुआत में फिल्ट्रेट में प्रूफ हुआ है, जो मैं बिल्कुल शुरू में लिख दिया था कि वाटर सॉल्युबल में अल्फा माइलेज है। तो सर ये हमारा ट्रू आएगा। ठीक, ये आएगा हमारा ट्रू। ठीक, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप टू 70% एनहेंस द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द बारलेस फिल्ट्रेट बट हीटिंग ओवर 70 डिग्री एक्टिवेट्स इन। देखो सर, अब 70 डिग्री, डी का अगर मैं आंसर लिखूं, अब 70 डिग्री ये इनएक्टिव हो जाता है, ये ट्रू है, बट 70 डिग्री तक गर्म करने से इसकी एक्टिविटी एनहेंस होती है, ऐसा कुछ हमारा हिंट नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, तो अब 70 डिग्री इट गेट्स इनएक्टिवेटेड, इट इज ट्रू, बट heating up to 70 degree centigrade enhance its activity, it not true or no clue from process, no clue from experiment। भाई देखो, जब हमने 70 डिग्री पर उसको हीट नहीं किया था तब भी वो स्टार्च को आयोडीन टेस्ट नहीं लेने दे रहा था, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, और 70 डिग्री पे भी सेम प्रोसेस दिखा रहा है। एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी ऐसा शो नहीं हुआ है कि अगर मैं 70 डिग्री पे हीट करता हूं तो जल्दी कर देता है या स्लो कर देता है, पर हाँ 70 के ऊपर इनएक्टिव जरूर कर देता है। तो सर ये पार्शियली ट्रू है, पार्शियली इनकरेक्ट है। अब ये पूछ रहा है कि प्रिपरेशन जो हमने की है A2I में, उनमें एक्टिव सब्सटेंस किसमें है, तो यहां पर एक्टिव सब्सटेंस सर अल्फा अमाइलेज ही है। तो अल्फा अमाइलेज देखते हैं सर किस किस में देखने को मिला है हमको। हमारे एक्सपेरिमेंट में वापस चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। सर ए में मिला है, सी में मिला है, बी में नहीं मिला है। ए, सी और ई, सर ए, सी, ई, एफ और जी दोनों में नहीं है, और एच, ए, सी और एच में मिल रहा है। सॉरी, ए, सी, ई, एच, यहां पर ब्लू कलर नहीं आया, मतलब कि स्टार्च ग्लूकोज बदल गया, स्टार्च ग्लूकोज बदल गया मतलब अल्फा माइलेज है। यहां पर अल्कोहल के साथ
स्टार्च ने ब्लू कलर दिया, मतलब स्टार्च स्टार्च ही रहा, मतलब यहां पर अल्फा माइलेज नहीं है ना। ठीक है सर। तो ए, सी, ई एंड एच, ये वाला जो एच है, तो ये 4 सैंपल में हमको एक्टिव सब्सटेंस मिला है। तो सर ये आने वाला है ए, सी, ई एंड एच, इनमें हमको एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिला है। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक। सो दिस इज योर जूलॉजी क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। भरपूर फायदा उठाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है, मजा आने वाला है सर। हम पूरे साल ओलंपियाड वाला चैनल पे आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया लाने वाले हैं सर। आपको मजा आ जाएगा 11th-12th की प्रिपरेशन में। आपको बहुत ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। अभी से नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग सोचो कितनी शानदार बनेगी। चलिए सर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।